हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 26 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक नीति से संबंधित है, जिसका नाम है प्रहार। तो भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपनी पहली व्यापक आतंकवाद रोधी नीति प्रहार का अनावरण किया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी ढांचा पारंपरिक और उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए कानूनी, तकनीकी और सामुदायिक रणनीतियों को एकीकृत करता है। तो ये जो प्रहार है, ये कानूनी, तकनीकी और सामुदायिक रणनीतियों को एकीकृत करके बनाया गया है। इस नीति में सीमा पार आतंकवाद को एक निरंतर चुनौती के रूप में चिन्हित किया गया है और विशेषकर पश्चिमी सीमाओं के पार सक्रिय नेटवर्क के संदर्भ में एक निरंतर चुनौती के रूप में चिन्हित किया गया आतंकवाद को। इस नीति में ऊर्जा ग्रिड, रेलवे, विमानन, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष परिसंपत्तियां तथा परमाणु ऊर्जा सुविधाएं विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र माने गए हैं और इसके तहत रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिक और परमाणु इन पदार्थों तथा विस्फोटक सामग्रियों के संभावित दुरुपयोग की चेतावनी भी दी गई है। तो ये जो CBRN पदार्थ होते हैं, इनके दुरुपयोग की चेतावनी भी इस नीति में दी गई है। तो प्रहार के तहत जांच की प्रत्येक अवस्था, जो प्राथमिक दर्ज करने से लेकर अभियोजन तक, कानूनी विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रस्ताव है। तो इसमें जो जांच होगी अलग अलग लेवल पे, प्राथमिक लेवल से लेके अभियोजन यानी कि दंड तक, तो हर लेवल पे विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि आतंकवाद से जुड़े मामलों में दोष सिद्धि दर बढ़ाई जा सके। तो इसके त्वरित निपटान और अच्छे से निपटान के लिए विशेषज्ञों को हर लेवल पे शामिल किया गया है। तो ये प्रहार नीति से संबंधित था। ये आतंकवाद रोधी नीति है गृह मंत्रालय की, जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट टॉपिक NGT के एक निर्णय से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बहने वाली सुवाव नदी को लेकर NGT ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। क्या है निर्णय? तो NGT ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि सुवाव की आधिकारिक राजस्व अभिलेखों में और राजपत्र अधिकार सूचनाओं में की गई नाला के रूप में वर्गीकृत प्रविष्टि को हटाकर पुनः नदी के रूप में दर्ज किया जाए। तो अभी सुवाव नदी को नाला के रूप में चिन्हित किया गया है, प्रविष्ट किया गया है राजपत्रों में, जिसको हटा के पुनः नदी के रूप में दर्ज करने का NGT ने निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को। NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने बलरामपुर के जिलाधिकारी को 3 माह के भीतर राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करने और इसे आधिकारिक राजपत्रों एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। और अगर इस आदेश की अवहेलना की गई तो NGT अधिनियम 2010 की धारा 26 के तहत दंड भी देगा। तो अगर इसकी अवहेलना हुई तो वो दंडनीय होगा NGT अधिनियम 2010 की धारा 26 के तहत। अब सुवाव नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये लगभग 120 किलोमीटर लंबी नदी है, जो कि राप्ती नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और राप्ती जो है वो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये नदी, सुवाव नदी, विभिन्न आर्द्र भूमियों, तालाबों और झीलों का पुनर्भरण करती है और लास्ट में जाके राप्ती नदी में मिल जाती है। तो इस नदी को पुनः नदी के रूप में दर्जा देने का निर्देश दिया गया है NGT के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को। नेक्स्ट टॉपिक है देश के सबसे बड़े एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री से संबंधित। तो वारी एनर्जी ने आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के रामबिल्ली में देश की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। इस फैक्ट्री को स्थापित करने की लागत क्या है? तो 8,175 करोड़ रुपए के निवेश वाली यह ग्रीनफील्ड परियोजना 16 गीगावाट घंटा उत्पादन क्षमता के साथ विकसित की जाएगी और प्रस्तावित संयंत्र जो है वो बैटरी मूल्य श्रृंखला के सभी दायरों को शामिल करेगा, जैसे सेल निर्माण, बैटरी पैक असेंबलिंग और बैटरी ऊर्जा भंडारण।
तो इन सारी प्रणालियों को इसके तहत शामिल किया जाएगा और 16 गीगावाट घंटा क्षमता जो है वो इसे भारत की सबसे बड़ी बैटरी निर्माण इकाई बनाएगी। लिथियम आयन बैटरियां जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर और पवन ऊर्जा भंडारण में, इन सभी में व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक गोवा में आयोजित हो रहे विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस से संबंधित है। तो गोवा में विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वैज्ञानिक, नीति निर्माता, समुद्री उद्योगों और तटीय समुदाय, इन सभी ने व्यापक रूप से भागीदारी की है। ये जो आयोजन है ये पणजी स्थित राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान में 23 से 26 फरवरी तक चलेगा और सम्मेलन का मुख्य फोकस किन बातों पे है? तो महासागर स्वास्थ्य, जलवायु लचीलापन और सतत ब्लू इकोनॉमी के मार्गों पर इसका मुख्य फोकस है। इसका उद्घाटन किया गया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा और उन्होंने उद्घाटन सत्र में कहा कि पृथ्वी की लगभग 75% सतह जल से आच्छादित है और भारत की लगभग 25% आबादी तटीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये प्रमोद सावंत जी द्वारा कहा गया है। और इसका कांग्रेस का सह आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र तथा गोवा विश्वविद्यालय, इन सभी के द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके पूर्व संस्करण कहाँ कहाँ आयोजित हो चुके हैं? तो विशाखापत्तनम, कोच्चि और चेन्नई। पहले जो 3, ये चौथा संस्करण है, पहले जो 3 संस्करण आयोजित हुए हैं वो विशाखापत्तनम, कोच्चि और चेन्नई में आयोजित हुए हैं। ये जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें महासागरों के अवलोकन प्रणालियों, जलवायु मॉडलिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग और स्वायत्त जलमग्न वाहनों जैसी उन्नत तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और सम्मेलन का मुख्य एजेंडा जो है वो महासागर स्वास्थ्य, समुद्री पारितंत्र, तटीय आपदा लचीलापन और सतत ब्लू इकोनॉमी मॉडल पर केंद्रित है। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 जो है ये विज्ञान और समाज के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने का एक प्रयास है। तो विज्ञान और समाज के बीच एक अच्छा रिलेशन बनाने का ये एक प्रमुख प्रयास है, विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026। नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी से शुरू हो रही अपनी 2 दिवसीय इजराइल यात्रा के दौरान इजराइल की संसद केनेसेट के पूर्ण सत्र को संबोधित करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। और ये इजराइल की उनकी दूसरी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले वो 2017 में इजराइल की यात्रा पर गए थे, उसके बाद अभी गए हैं। और इस यात्रा को इजराइल के जो प्रमुख है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बहुत प्रमुख बताया है और रक्षा, अनुसंधान, इन सभी के दृष्टि से इसको बहुत महत्वपूर्ण बताया है इस यात्रा को। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी नवाचार, आतंकवाद रोधी प्रयास, कृषि, जल प्रबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए थे? तो 1992 में। भारत और इजराइल 1992 से पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित कर रहा है। और ये जो इजराइल की संसद है ये एक संसदीय व्यवस्था है, मतलब एक जैसे हम लोग के विधानसभा और ये राज्यसभा लोकसभा होता है, 2 सदन होते हैं, तो वहाँ पे एक ही सदन है केनेसेट। और उसके पूर्ण सत्र को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक निधि छिब्बर से संबंधित है। तो निधि छिब्बर ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है और वो BVR सुब्रमण्यम का स्थान लेंगी, जिनका 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उसी के जगह पे अभी इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इस पद का। वर्तमान में निधि विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय की महानिदेशक हैं। और नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म कितने बार एग्जाम में पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के
स्थान पर की गई थी। इससे पहले योजना आयोग देश में था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म कर उसके स्थान पर नीति आयोग को गठित किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसका जो CEO होता है वो संस्था के कार्यकारी संचालन का नेतृत्व करता है। तो इसी पद पर निधि छिब्बर अभी नियुक्त हुई हैं, अतिरिक्त प्रभार उन्होंने इस पद का संभाला है। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।